हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का टॉपिक है मैरिज, मुस्लिम मैरिज, जिसे हम निकाह भी बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन मुस्लिम लॉ, marriage is defined to be a contract which has for its object to the procreation and the legalizing of children. मुस्लिम लॉ में विवाह को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके उद्देश्य बच्चे को जन्म देना और उन्हें वैध बनाना अर्थात लीगल स्टेटस प्रदान करना। तो ये डेफिनेशन है। अब देखते हैं कुछ एसेंशियल्स। The requirement of law for a valid Muslim marriage should be distinguished from the other ceremonies and customs that prevail. एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए कानून की आवश्यकता को अन्य समारोहों और रीति रिवाजों से अलग किया जाना चाहिए जो प्रचलित हैं। In the absence of any requirement, can a marriage be invalid or void? अर्थात किसी भी आवश्यकता के अभाव में विवाह को अमान्य या शून्य दोनों में से क्या माना जाएगा? आप लोग सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या एसेंशियल्स है। पहले देखेंगे द फॉलोइंग आर दी मेन एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मैरिज इन मुस्लिम्स। अर्थात मुस्लिम में वैध विवाह के लिए निम्नलिखित मुख्य एसेंशियल्स अर्थात अनिवार्यता है। फर्स्ट है प्रपोजल, जिसे हम उर्दू में इजाब भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। Thus, it is necessary that there should be declaration of proposal on the part of one. मुस्लिम्स के अनुसार विवाह पार्टियों के बीच एक नागरिक अनुबंध होता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि एक ओर से प्रस्ताव की घोषणा की जानी चाहिए। फिर दूसरी तरफ से क्या होना चाहिए? तो ये सेकेंड एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा एक्सेप्टेंस, जिसे हम उर्दू में कबूल बोलते हैं। Such proposal of marriage should be accepted by her or by her guardian or by other party on her behalf as the case may be. विवाह का ऐसा प्रस्ताव उसके अभिभावक द्वारा या उसकी ओर से या अन्य पक्ष द्वारा, उसकी ओर से जो अन्य पक्ष हो उसके द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर तीसरा है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट को उर्दू में इकरार भी बोलते हैं। Consent of the parties to the marriage should be free, that is, without coercion, undue influence, or fraud. If the marriage is lack of free consent, it must be ratified afterward. अर्थात विवाह के पक्षकारों की सहमति मुक्त होनी चाहिए जो बिना किसी जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी के हो। यदि विवाह में स्वतंत्र सहमति की कमी है तो बाद में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। जिसमें कॉन्सेंट जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है। सहमति व्यक्त या निहित हो सकती है, कुछ भी। अब नेक्स्ट है सफिशिएंट विटनेसेस, जिसको हम उर्दू में उचित साक्षी भी बोलते हैं। सफिशिएंट विटनेसेस आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ ए मुस्लिम मैरिज। अर्थात मुस्लिम विवाह के अनुष्ठापन के समय पर्याप्त गवाहों की आवश्यकता होती है। The number of witnesses depend upon the schools to which parties to marriage belong. गवाहों की संख्या उस स्कूल पर निर्भर करती है जिसमें विवाह के पक्षकार हैं। According to Sunni Hanafi law, at least 2 adult witnesses are required. सुन्नी हनफी लॉ के अनुसार कम से कम 2 वयस्क गवाहों की आवश्यकता होती है। जैसे या तो दोनों विटनेस जो है वो मेल हो या फिर एक मेल और 2 फीमेल हो, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट एक मेल और एक फीमेल की मान्यता नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिया, द विटनेसेस आर नॉट एसेंशियल। ये तो सुन्नी का था कि जिसमें विटनेसेस जरूरी है, 2 एडल्ट होना ही चाहिए, 2 मेल हो या फिर एक मेल 2 फीमेल हो।
लेकिन सिया में जस्ट अपोजिट है। सिया में क्या बोलता है, द विटनेसेस आर नॉट एसेंशियल, दे आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सिया के अनुसार गवाह जरूरी नहीं है, सिर्फ विवाह के विघटन के समय इनकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है कैपेसिटी, जिसको हम काबिल बोलते हैं। एवरी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड who has attained majority can enter into a contract of marriage। शादी के अनुबंध में प्रवेश के लिए साउंड माइंड अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर लिया हो। मेजोरिटी यहाँ क्या है, मेजोरिटी इज अटेंडेड पॉवर्टी, जब पॉवर्टी होगा तो वो मेजोरिटी अटेंड कर लेगा। अब नेक्स्ट है नो इम्पेडिमेंट टू मैरिज, रुकावट नहीं है, अर्थात विवाह में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, कोई और भी किसी रीजन से जिसमें विवाह ना हो वो चीज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो वैलिड एसेंशियल था कि इतना चीज होना चाहिए, और अब देखेंगे क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन कहाँ है, कहाँ पे लिमिटेशन आएगा जिससे हम आगे देखेंगे कि वो मैरिज वैलिड से इनवैलिड या इरेगुलर वॉइड ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ 7 limitations हैं। There are 7 main limitations to the unfettered capacity of a Muslim to marry। किसी भी व्यक्ति से विवाह करने की मुस्लिम की क्षमता की 7 मुख्य सीमाएं हैं। There are some grounds for prohibition। ठीक है, अब देखते क्या है। फर्स्ट है नंबर के आधार पे। As to plurality of husbands or wives, the rule in Islamic law is that a Muslim man may marry any number of wives but not exceeding 4। अर्थात पत्नियों की बहुलता के रूप में इस्लामी कानून में नियम में यह है कि एक मुस्लिम पुरुष किसी भी संख्या में पत्नियों से शादी कर सकता है, बट 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5वां पे उस पे वो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। बट यहीं पे आप लोग देख लीजिए कि अ मुस्लिम विमेन कैन मैरी ओनली 1 हस्बैंड, परंतु मुस्लिम महिला एक ही पति से शादी कर सकती है। इफ अ मुस्लिम मैन मैरीज अ 5th वाइफ, सच अ मैरिज इज नॉट वॉइड बट इरेगुलर। अगर कोई मुस्लिम पुरुष 5वीं पत्नी से शादी करता है तो ऐसा विवाह शून्य नहीं होगा बल्कि अनियमित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है, प्रीलिम सबके एग्जाम में ये पूछ देता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा मुस्लिम मैन मैरिज करेगा अगर 5th वाइफ से तो वो मैरिज कैसा होगा, वाइड, वॉइडेबल, इरेगुलर। यहाँ पे आपको वॉइड और इरेगुलर दोनों वर्ड मिलेगा, तो वहां आप लोगों को चूज करना रहेगा कि क्या चूज कीजिएगा। तो वहां पे ध्यान से देखिएगा, इरेगुलर होगा, वॉइड नहीं होगा। बट इफ अ मुस्लिम विमेन मैरिज अ सेकेंड वाइफ, सी इज लाइबल फॉर बाइगेमी अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। लेकिन अगर वहीं पे महिला जो है दूसरी शादी करती है तो वो वहां पे वैलिड नहीं होगा, और वो हो सकता है कि वो आईपीसी की धारा 494 के अंदर वो द्वि विवाह के लिए उत्तरदायी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है रिलीजन के आधार पे लिमिटेशन है मैरिज का। ए सुन्नी मुस्लिम मेल कैन मैरी अ मुस्लिम विमेन और ए किताबी। ए किताबिया इज अ विमेन who belongs to that community which believes in a possessing a revealed book such as Christian, Jew, etc। एक सुन्नी मुस्लिम पुरुष किसी मुस्लिम महिला या किताबी से शादी कर सकता है। किताबिया यहाँ पे क्या है, किताबिया एक महिला है जो उस समुदाय से संबंधित है जो एक प्रकट किताब रखने में विश्वास रखता है, जैसे क्रिश्चियन, जियो एटसेट्रा। इन लोग का बाइबल ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ में से एक है, तो उन लोग का विश्वास है किताब से। इसलिए अंडर सुन्नी लॉ मैरिज ऑफ ए सुन्नी मेल विथ अ किताबिया फीमेल इज वैलिड। अगर कोई सुन्नी मेल है वो किताबिया फीमेल से शादी करना चाहता है तो वहां पे वैलिड होगा। सुन्नी मेल किताबिया फीमेल से शादी कर सकता है। सुन्नी पुरुष का किताबी महिला के साथ वैध विवाह हो सकता है।
But marriage of a Sunni male with a non-Muslim एंड नॉन किताबिया फीमेल इज इरेगुलर। लेकिन वहीं पे अगर कोई सुन्नी मेल जो है वो नॉन मुस्लिम और नॉन किताबिया से शादी कर रहा है, जैसे हिंदू मूर्ति पूजा वाले लोगों से, महिला से, तो जैसे हिंदू में हो गए, सिख हो गए, इन लोगों से अगर शादी करते हैं, अग्नि पूजा वाले जो भी हो गए, इन लोग से अगर शादी करते हैं तो वहां पे उसका शादी जो है वो इरेगुलर हो जाएगा, अर्थात अनियमित हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप, कॉन्जेन्यूटी और एफिनिटी। कॉन्जेन्यूटी को बातिल भी बोलते हैं, यानी कि बाधित, मना, वो प्रोहिबिटेड वाला। If a person contracts marriage with batil relationship in Muslim law, then the marriage is void on the ground of consanguinity। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम विधि में बातिल के साथ विवाह का अनुबंध करता है तो विवाह सहमति के आधार पर अमान्य है। जैसे वो अपने मदर या ग्रैंड मदर या जितना ऊपर जाइए, या डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर या जितना नीचे तक जाइए, इन सब में रिलेशन में उसका शादी नहीं हो सकता है। हिज सिस्टर हो गई फुल कॉन्जेन्यून वाली, या फिर उसकी नाइस, ग्रेट नाइस, हाउस ओवर, जितना पे जाइए। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन, fosterage। All schools of Sunni and Shia argue that prohibited relationship arises on the basis of fosterage also। अर्थात सुन्नी और सिया के सभी संप्रदायों का तर्क है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अर्थात निषिद्ध संबंध पालन पोषण के आधार पर भी उत्पन्न होते हैं। If any marriage is done in violation of rules of fosterage, it is void and non-effective in the eyes of law। यदि कोई विवाह पालन पोषण के नियमों के उल्लंघन में किया जाता है तो यह कानून की दृष्टि में शून्य और अप्रभावी होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूं, यदि कोई विवाह पालन पोषण के नियमों के उल्लंघन में किया जाता है तो यह कानून की दृष्टि में शून्य और अप्रभावी होगा, नॉन इफेक्टिव इन द आईज ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट है अनलॉफुल कंजंक्शन। ए मैन में नॉट हैव एट द सेम टाइम टू वाइफ्स who are so related to each other by consanguinity, affinity or fosterage that if either of them had a male they could not have lawfully intermarried as for instance, for example, two sisters or aunt and niece। एक पुरुष के पास एक ही समय में दो पत्नियां नहीं हो सकती है, जो यहाँ कंडीशन लगा है, वैसी दो पत्नियां नहीं हो सकती है जो एक दूसरे से आपसी संबंध है, आत्मीयता या पालन पोषण से इतनी संबंधित है कि यदि उनमें से कोई एक पुरुष होता तो वे कानूनी रूप से अंतर विवाह नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए दो बहन है, अपनी बहन है, या फिर चाची और भतीजी का रिलेशनशिप आ जाता है तो वहां पे वो शादी वैलिड नहीं होगा, इरेगुलर हो जाएगा। इन सब के अलावा भी एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, इद्दत। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो है इद्दत। Whenever a marriage is dissolved by death or divorce, the woman is prohibited from marrying within a specified period of time which is called इद्दत। जब भी कोई विवाह मृत्यु या तलाक से भंग हो जाता है तो महिला को एक निश्चित अवधि के भीतर शादी करने से मना किया जाता है, जिसे इद्दत कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ लिमिटेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए मैरिज का, बट यहाँ कंप्लीट नहीं होता है मुस्लिम मैरिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी एक लेक्चर और शायद होगा, पॉसिबल है कि 1 से 2 भी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग कंटिन्यू रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जितने बचे हुए पार्ट हैं वो सब देखेंगे, उसमें फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड बी कंटिन्यू, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।